हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा तक मैं आपको टॉप 40 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। साथ ही दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखिए, ये सिलेबस है जिसमें से 40 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित होंगे, 10 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित होंगे और भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे और शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 प्रश्न है। ठीक है, ये परीक्षा पैटर्न रहने वाला है और यही अपना मॉडल पेपर का पैटर्न है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दोस्तों, ये उत्तरी वृत्त मैदान है, ये दोस्तों राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, ये जो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? देखिए, मरुस्थल के अंदर गर्मियों में तापमान है वो एकदम से गिरता है और उस उस तापमान गिरने का कारण क्या है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वायुमंडल की उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, यही कारण है दोस्तों आकस्मिक गिरावट होती है तापमान में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नागपहाड़ से दोस्तों लूनी नदी का उद्गम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों बेडच नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। विजराल की पहाड़ियों से दोस्तों यहाँ पर बनास दे रखा है, ये अपना दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो बिजराल की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों खारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? खारी नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का तो उद्गम दोस्तों कुंभलगढ़ से होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे कि खेजड़ी, बबुल, ये वाले पेड़। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 55%। क्या है? 55% कृषि योग्य है कुल भूमि का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। गलत युग्म का क्या करना है, चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए, गिर, गिर किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ये गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मगरा,
मगरा है दोस्तों, ये भेड़ की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए गलत युग्म का पहचान करना है। शेखावाटी ये दोस्तों बकरी की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। सूरती ऊंट, ये गलत हो जाएगा। सूरती किसकी नस्ल है? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको। सूरती है ये दोस्तों भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत युग्म है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए स्टेट वूलन मिल्स कहाँ पर है बताइए। स्टेट वूलन मिल्स कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ है? तो ये अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो दोस्तों ये लाखरी बूंदी के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। कांच उद्योग भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कांच उद्योग राजस्थान में धौलपुर, अलवर और कोटा में प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में नहीं है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा और ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो बाल लिंगानुपात है वो है दोस्तों 934। कितना है? 934। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 934। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन से पर्यटक में आते हैं? तो ये ढूंढान पर्यटक में आते हैं दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ढूंढान पर्यटक में। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यहाँ पर गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ है? तो ये नीम का थाना में कातली नदी के किनारे है। आगे देखिए, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई, ये भी दोस्तों क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये देखिए हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं किया जाता था, तांबा भेजा जाता था, तांबा भेजा जाता था दोस्तों। ये अपना इसमें तीसरा नंबर का कथन है वो गलत है। आगे देखिए, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें देखिए निम्न में से कौन मत्स्य संघ की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है? बताइए दोस्तों कौन मत्स्य संघ की राजधानी थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो है विराटनगर। भाई विराट का प्राचीन नाम विराटनगर ही था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक की वंशावली प्रारंभ होती है? किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है रज्जिल से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रज्जिल से। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है कीर्तिपाल। कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा?
कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, आमेर के राजा मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 ईस्वी तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो कौन से प्रांत के सूबेदार थे? तो दोस्तों ये बिहार प्रांत के सूबेदार थे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार प्रांत के सूबेदार थे। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कहाँ पर? तो ये नसीराबाद में हुई थी दोस्तों, नसीराबाद में। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसकी शुरुआत की थी 28 मई 1857 को। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कुंदन गांव घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कुंदन गांव घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर। किससे? सीकर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों रमेश कुमार। रमेश कुमार है वो नहीं थे दोस्तों। मत्स्य संघ के अंदर दोस्तों मास्टर भोलालाल थे जो अलवर से थे, चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, डॉक्टर मंगल सिंह ये भी थे प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में, लेकिन यहाँ पे रमेश कुमार नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण है वो अजमेर में कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1920 में। 1920 में ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोगड कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? दोस्तों सॉरी ये सही से टाइप नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, कांगड़ कांड है। कांगड़ कांड दोस्तों किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? तो दोस्तों ये गठित हुआ था बीकानेर प्रजामंडल यानी कि बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों ये कांगड़ कांड है ये गठित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1946 में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, नेजा जम्मा रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये कौन से स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है दोस्तों नाथ द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में ही है। 23 नंबर का प्रश्न है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसको शेरगढ़ का किला भी कहते हैं। कहां पर है ये? बारां के अंदर है शेरगढ़ का किला, परवन नदी के किनारे है ये। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अमर सिंह प्रथम के शासन में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निसारदीन के द्वारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निसारदीन या निसारुद्दीन। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? तो दोस्तों सांझी को माँ गौरी व दुर्गा का साझा रूप है वो माना जाता है, और दोस्तों कुंवारी कन्याएं हैं वो इस पर्व में विशेष रूप से दोस्तों शामिल होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये सांझी पूजन है वो किया जाता है विशेषकर। डी नंबर का ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
आभूषणों से संबंधित दोस्तों अपने को गलत कथन है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, बंगड़ी जो आभूषण है यानी कि चूड़ी को कहते हैं, और ये कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। फीणी को टखने में पहना जाता है, तो यहाँ पर फीणी जो आभूषण है, फीणी जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है दोस्तों ये फीणी। और पोलरा को पैरों में पहना जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य ये रामदेव जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है दोस्तों ये तेरह ताली नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, तो दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये मुणोत नैणसी ने लिखा है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत को। ठीक है, और किसने लिखा है? तो ये मुणोत नैणसी। और मुणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ पैलेस है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस है वो दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है ये फतेह प्रकाश पैलेस। सुख महल पैलेस कहाँ है? तो दोस्तों ये सुख महल पैलेस है वो कहाँ पर है? तो ये जो सुख महल पैलेस है ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में। और केसर विलास पैलेस कहाँ है? तो दोस्तों ये केसर विलास पैलेस ये सिरोही में है। और किशोरी महल चित्तौड़गढ़ में है, सॉरी भरतपुर में। किशोरी महल कहाँ है? भरतपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BDAC। BDAC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सी नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 156। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे? बताइए, राजस्थान में मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। बताइए, कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव।
आगे देखिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये जारी की थी दोस्तों 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 को, और मार्च 2000 से दोस्तों ये कार्य करना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 73वां संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम विकास अधिकारी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम विकास अधिकारी को। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाएगा? विधान परिषद का गठन दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल सिंह सख्तावत। लाल सिंह सख्तावत थे दोस्तों राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, और दूसरे उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। दोस्तों अपन ने 40 प्रश्न है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित पढ़े हैं। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर 41 से लेकर और 70 प्रश्न तक अपन विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कितने? 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। भारत की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है। तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, और 2 में ही अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए, लौटती हुई मानसून पवने अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा करती है। अब यहाँ पर ये जो कथन है ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लौटती हुई मानसूनी पवने है, ये अरब सागर से नहीं, ये बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा करती है। तो यहाँ पर अरब सागर की जगह बंगाल की खाड़ी होता तो ये सही होता, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, अरब सागर दे रखा है। आगे देखिए, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पटसन उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पटसन उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए इसमें भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, एक और दो दोनों ही सही है। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विश्व की प्रमुख नहरों की लंबाई के अनुसार, यानी कि विश्व की प्रमुख नहरों को लंबाई के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। बड़े से छोटे क्रम में अपने को लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पनामा नहर, कील नहर और स्वेज नहर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है? स्वेज नहर। इनमें सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो दोस्तों स्वेज नहर है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है। फिर आएगी दोस्तों इसमें कील नहर, ठीक है। कील नहर की जो लंबाई है वो दोस्तों लगभग 99 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आ जाएगी दोस्तों दूसरी पे। और पनामा नहर, दोस्तों पनामा नहर की लंबाई दोस्तों 82 किलोमीटर के आसपास है, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगी, यानी कि 3-2-1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3-2-1 कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प व धूलकण की मात्रा 0 से 1% है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प व धूलकण की मात्रा 0 से 1% है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एक और दो दोनों सही है। 46 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है। देखिए भारत में जो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, ए और बी दोनों सही है। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों व उनके डेल्टा क्षेत्र के संदर्भ में असंगत युग्म है। दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों व उनके डेल्टा क्षेत्र के संदर्भ में असंगत युग्म है, तो वो असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, कृष्णा नदी डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी नदी डेल्टा पश्चिम बंगाल, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी नदी है ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये अपना डेल्टा दोस्तों आंध्र प्रदेश में बनाती है, तो ये अपना पश्चिम बंगाल है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बाकी कावेरी नदी डेल्टा है वो तमिलनाडु में बनाती है, बिल्कुल सही है। और महानदी डेल्टा है वो ओडिशा में बनाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है काली मृदा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों
ये रही थी -0.6%, -0.6%। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रवास के कारण दोस्तों कमी हुई थी 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, -0.6%। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वे पवने जो स्थलीय उच्च दाब क्षेत्र से जलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, क्या कहलाती है? बताइए, वे पवने जो स्थलीय उच्च दाब क्षेत्र से जलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थलीय पवने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थलीय पवने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर का उपयोग है वो किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ध्वनि यानी कि शोर प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर न्यूनतम रही? राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर न्यूनतम रही कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये रही थी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय योजना में। आगे देखिए, किस आधार वर्ष यानी कि किस वर्ष आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 11-12 स्वीकार किया गया? बताइए, किस वर्ष आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 स्वीकार किया गया? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है जनवरी 2014। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्ष 1968 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। बताइए, यहाँ पर ये जो पहला कथन दे रखा है क्या ये सही है? तो ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1968 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों 1964 तक पेश किया जाता था दोस्तों, 1964 तक। ठीक है, 1968 इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही कथन है वो क्या है इसमें गलत है। ठीक है, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 56 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 2009 की एस तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार 2009 की एस तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार 2004-5 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रहा था? अच्छा प्रश्न है। 2009 की एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 2004-5 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 37%। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37%। आगे देखिए, 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा सदन के नेता नहीं रहे? निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये नहीं रहे दोस्तों, यानी कि वीपी सिंह नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा सदन के नेता है वो नहीं रहे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। बाकी मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा ये तीनों रहे। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? यहाँ पर इसमें
सही उत्तर हो जाएगा वो है संसदीय कार्य मंत्री। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रिटेन से। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है एलन ग्लेडहिल। एलन ग्लेडहिल, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। एक तरफ नेता है तो दूसरी तरफ सिद्धांत या विचार दे रखे हैं उनके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया यहाँ पे अपवाह सिद्धांत दिया था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अपवाह सिद्धांत है, ये दादा भाई नौरोजी का है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। राम मनोहर लोहिया इसमें गलत हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ये एकात्मक मानववाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, और एम एन रॉय ये नव मानववाद से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया है? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया है? तो वो किया है दोस्तों ईरान ने। ईरान ने, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए 3 कथन दे रखे हैं, ठीक है। 3 कथन दोस्तों इसमें दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में यहाँ पर देखिए, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपए की राशि निक्षिप्त नहीं करता या करवाता है। बिल्कुल सही है। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। बिल्कुल सही बात है। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 65 नंबर का प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, इनको स्थान दिया गया था, लेकिन पारसी को नहीं दिया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर पारसी।
66 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो ये संबंध है दोस्तों पंचायती राज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे, तो वो कौन थे? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे, तो वो थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दी बुद्धा एंड हिज दम्बा, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तीनों है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है, लेकिन वी दी पीपुल ये नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये नानी पालकीवाला की पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? बताइए कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है, ये रहे हैं। एम एम पुंछी ये भी रहे हैं। के जे रेड्डी ये भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बी शिवरमन ये नहीं रहे। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 71 से लेकर 80 तक। ठीक है, देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आपनों खेत अपनी खाद अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपनों खेत अपनी खाद अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह अभियान 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य कृषकों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती हेतु प्रेरित करना है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 कथन क्या है, सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए सूर्योदय अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो यह लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के द्वारा किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए किस जिले में यातायात पार्क बनाया गया? तो दोस्तों ये यातायात पार्क है, ये बनाया गया श्री गंगानगर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्री गंगानगर में। 74 नंबर का प्रश्न है, 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर मेहरानगढ़ जोधपुर में। 75 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 200 करोड़ रुपए की, 200 करोड़ रुपए की। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये कहाँ पर की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पाली में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पाली में। 77 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बागिन S2 का स्टेचू लगाया गया है? राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बागिन ST2 का स्टेचू लगाया गया है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में।
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? दोस्तों यह नीति है वो कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीलवाड़ा में। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाटोस कहां पर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी? कहां पर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये तिंवरी जोधपुर में, तिंवरी जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तिंवरी जोधपुर में। आगे देखिए, अब अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन, ये अपना पहला कथन ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें असत्य कथन हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें देखिए अन अधिगम भी अधिगम है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, थकान, दवाखाने, बीमारी आदि के व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये पहला कथन है सत्य है। 83 नंबर प्रश्न है, वह व्यवहार जो व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, न कि कोई ज्ञात उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रिया प्रसूत व्यवहार। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, विकास में अभिवृद्धि निहित है, बिल्कुल सही है। विकास सदैव रेखीय होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास यहाँ पर देखिए, विकास वर्तुलाकार होता है और अभिवृद्धि है वो रेखीय होती है, तो ये अपना इसमें ये गलत हो जाएगा। विकास वर्ताकार होता है, रेखीय नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सारा सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन ही बताना था अपने को। 85 नंबर प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 पीएफ प्रश्नावली। 16 पीएफ प्रश्नावली, सी नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार एक सफल कलाकार, पेंटर या गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? थॉर्नडाइक के अनुसार एक सफल कलाकार, पेंटर या गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमूर्त बुद्धि है वो पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों डेनियल गोलमैन ने। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अंतर्नोद उत्पन्न होता है, अंतर्नोद उत्पन्न होता है, तो ये किससे? तो ये जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, डी नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, अभिवृत्ति का निर्माण होता है, तो दोस्तों अभिवृत्ति का निर्माण होता है तो ये होता है
पुरस्कार व दंड द्वारा, साहचर्य द्वारा, प्रतिरूपण द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो दोस्तों ये अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम अनुभव से। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। डी नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मनोविज्ञान के संप्रदाय और सूची सेकंड में मनोवैज्ञानिक के नाम को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, संरचनावाद जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है, इसके मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर वो है दोस्तों विलियम वुंट। क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। ठीक है। और यहाँ पे व्यवहारवाद के जो स्थापना है वो दोस्तों की थी जेबी वॉटसन ने। किसने? जेबी वॉटसन ने। ठीक है। और इसके प्रमुख जो व्यवहारवादी हैं, ठीक है, वो है दोस्तों स्किनर। ठीक है। कौन है? स्किनर। और गेल्टास्टवाद दोस्तों इसमें इसके जो गेल्टास्टवादी है वो है दोस्तों कॉलर, कोफका और दोस्तों लेविन। तो यहाँ पर कोफका दे रखा ऑप्शन में, तो गेल्टास्टवाद कोफका हो जाएगा और मनोविश्लेषणवाद में हो जाएगा दोस्तों सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पर सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी ए बी इसका बिल्कुल सही। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, एक विशेष प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप सीखने के पश्चात किसी दूसरे प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप करना बहुत असुविधाजनक होता है। यह अधिगम अंतरण कहलाता है। यह अधिगम अंतरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये कहलाता है ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण, सी नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है वो किसने दिया? लेमार्क ने। बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए, जनन द्रव्य का सिद्धांत है वो सोरेनसन ने दिया था क्या? गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दिया था दोस्तों बीजमैन ने दिया था। ये मौलिक गुणों का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, सही है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन व लेमार्क ने दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस ने अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके आधार पर दिया? तो किसके आधार पर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये दिया शरीर द्रव्यों के आधार पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये असत्य कथन है। 98 नंबर प्रश्न है, आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वंशानुगत कारकों के। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है। सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है तो ये अपसारी चिंतन होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व स्वेगात्मक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।